हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास मैंने आपके लिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में पढ़ाया था और हमने उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। उसके भी कुछ कंसेप्ट आज काम में आने वाले हैं। लेकिन आज जो मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ वो है राउल्ट का नियम। देखिए, राउल्ट का नियम हमारे बोर्ड के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से दोनों ही तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस साल के हिसाब से अगर मैं बोर्ड के हिसाब से बात करूं तो इस साल तो राउल्ट का नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। हमारे बोर्ड परीक्षा में इसके आने की संभावनाएं हैं, है ना। संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आएगा ही, ठीक है। तो जो है राउल्ट का नियम हम पढ़ने वाले हैं आज। राउल्ट के नियम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट कि राउल्ट आखिर हमसे कहते क्या है। राउल्ट बोल रहे हैं कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, मतलब ऐसा विलयन जिसमें जो विलय पदार्थ पड़ा हुआ है वो अवाष्पशील है। और इसका मतलब मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ। अवाष्पशील मतलब पता है ना, जो कि वाष्प में परिवर्तित नहीं होता। तो अवाष्पशील विलय, ऐसा विलयन जिसके अंदर अवाष्पशील विलय है, ऐसे विलयन का जो वाष्पदाब होता है वो उसमें उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समान अनुपाती होता है। मतलब राउल्ट हमसे बोलते हैं PA समान अनुपाती XA। बस इतना आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर आपके लिए पूरा राउल्ट लो ध्यान रखना है तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि PA समान अनुपाती XA। और हमें पता होना चाहिए PA और XA का मतलब। PA मतलब तो आपके लिए पता ही है, लास्ट क्लास ही सीखा है हमने। बोलो क्या है? विलयन का वाष्पदाब। और XA मतलब क्या है बताइए? विलायक का मोल प्रभाज। बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज़ आपको पता ऐसे होनी चाहिए कि लास्ट हमने पढ़ चुके हैं। ये मोल प्रभाज भी मैंने आपके लिए डिटेल में पढ़ाया था और ये वाष्पदाब वाला बिंदु भी हमने आखिरी क्लास जो भी हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास उसमें पढ़ लिया था। भाई किसी ने अगर वाष्पदाब या मोल प्रभाज के बारे में जो नहीं जानता है वो प्रीवियस लेक्चर जाके पढ़ सकता है, तो उसे ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम कि आपको राउल्ट का नियम याद रखने के लिए सिर्फ ये चीज़ याद होनी चाहिए। क्या याद होना चाहिए? PA समानुपाती XA, यही बोलते हैं राउल्ट। PA यानी विलयन का वाष्पदाब, XA यानी विलायक का मोल प्रभाज, ठीक। राउल्ट बोलते हैं विलयन का वाष्पदाब समानुपाती होता है विलायक के मोल प्रभाज के, ठीक है। विलयन कैसा लेना है? ऐसा विलयन जिसमें क्या उपस्थित हो? अवाष्पशील विलय उपस्थित हो। यही तो हमने परिभाषा लिखी है। अवाष्पशील विलय वाला जो विलयन है उस विलयन का जो वाष्पदाब है, विलयन का वाष्पदाब यानी PA, वो उसमें उपस्थित जो विलायक है उस विलायक के मोल प्रभाज यानी विलायक के मोल प्रभाज यानी XA के क्या होता है? समान अनुपाती होता है। और यही है राउल्ट का नियम। अब राउल्ट ने ये नियम कैसे दिया होगा वो समझ लेते हैं हम। मतलब किस तरीके से हम ये चीज़, ये रिलेशन लेके आ रहे हैं। तो देखिए, लास्ट मैंने आपके लिए वाष्पदाब के बारे में बताया था, याद है आपको। मान लो कि जैसे यहाँ पे मैंने कोई विलयन लिया हुआ है और ऐसा विलयन लिया है जिसमें ये विलय पड़ा हुआ है, कैसा वाला? अवाष्पशील वाला। ये मैंने ले लिया विलयन और ऐसा विलयन जिसमें क्या उपस्थित है? अवाष्पशील विलय। और ये ले लिया मैंने विलयन। अब इसको हम गर्म कर रहे थे तो वाष्प बन रही थी। और ये वाष्प विलायक की तुलना में कैसी थी? कम। क्यों कम थी बताइए? कम वाष्प क्यों बनी थी? क्योंकि विलयन में क्या उपस्थित था? अवाष्पशील विलय पदार्थ उपस्थित था और इसी के वजह से वाष्प कम बनी थी। और ये वाष्प जो दाब लगा रही थी, इसी दाब को हम क्या बोल रहे थे? वाष्प दाब। याद है ना आप लोगों के लिए? तो आप मुझे बताइए ज़रा कि विलयन की अगर मैं बात करूं तो इस विलयन में दो चीज़ें हैं, एक तो विलय है और एक विलायक है। अब विलय तो ऐसा है कि ये अवाष्पशील है। अवाष्पशील यानी ये वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। इसका मतलब ये जो वाष्प आई है, इस वाष्प के बनने में विलय का तो कोई भी योगदान नहीं है।
जो विलय है वो तो अवाष्पशील है ना, यानी इसकी भाप तो, इसकी वाष्प तो बनेगी ही नहीं। तो ये जो वाष्प बनी है कम बनी है, लेकिन ये जो वाष्प बनी है वो किसके वजह से बनी है? विलायक के कारण। अरे सिंपल सी बात है ना, विलयन के अंदर विलायक है और विलय है, दो घटक हैं, विलय और विलायक। अब विलय तो अवाष्पशील है, जो कि वाष्प में परिवर्तित होता ही नहीं है। तो ये जो थोड़ी बहुत वाष्प भी बनी है, तो ये वाष्प किसके वजह से बनी हुई होगी? विलायक के वजह से। मतलब ये जो वाष्प है वो सीधे निर्भर किस पे करती है? विलायक पर। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं विलायक की मात्रा को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे वाष्प की मात्रा भी बढ़ेगी ना। देखिए, जो विलय है वो विलायक को वाष्प में परिवर्तित होने से रोक रहा है, इसलिए यहाँ पे शुद्ध विलायक की तुलना में कम वाष्प बन रही है। ये चीज़ हमने लास्ट देखी थी, लास्ट क्लास में। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये जो कम वाष्प भी बन रही है वो भी किसके वजह से बन रही है? सिर्फ और सिर्फ विलायक के वजह से। विलय तो अवाष्पशील है, वाष्प में परिवर्तित होता ही नहीं है। तो आप बताइए कि जब विलायक ही वो घटक है जिसके वजह से वाष्प बन रही है, तो अगर मैं विलायक की मात्रा को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे वाष्प की मात्रा भी बढ़ेगी ना। और यहाँ पे अगर वाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो मोल प्रभाज भी बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं विलायक की मात्रा को बढ़ा दूँ तो जो वाष्प बन रही है वो और ज़्यादा बनने लगेगी। भाई शुद्ध विलायक से तो कम बनेगी, लेकिन विलायक की मात्रा बढ़ाने से थोड़ी और ज़्यादा बनने लगेगी ना। तो बताएं ज़रा कि विलायक की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो वाष्प की मात्रा बढ़ रही है, और वाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो विलायक की मात्रा को यहाँ पे राउल्ट ने प्रदर्शित कर दिया है मोल प्रभाज से। जो मोल प्रभाज है वो जो है विलायक की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। तो विलायक की मात्रा यानी विलायक का मोल प्रभाज अगर हम बढ़ाएं, ज़रा देखें ज़रा ध्यान से बोर्ड पे कि विलायक जिसके वजह से ये जो वाष्प है ये बन रही है, अगर इस विलायक की मात्रा यानी विलायक का मोल प्रभाज बढ़ा दिया जाएगा तो उस स्थिति में यहाँ पे वाष्प भी ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा वाष्प हो जाएगी तो जो विलयन है ये, इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि अगर विलयन में विलायक की मात्रा ज़्यादा हो तो उस स्थिति में वाष्प भी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा वाष्प होगी तो वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। विलायक की मात्रा को हम प्रदर्शित किससे कर रहे हैं? मोल प्रभाज से। तो यहाँ पे सीधा संबंध ये आ रहा है कि विलायक की मात्रा यानी विलायक का मोल प्रभाज जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो विलयन का वाष्प दाब भी बढ़ रहा है। तो इसे बढ़ाने पे ये बढ़ रहा है, XA को बढ़ाने पे PA बढ़ रहा है, इसे बढ़ाने पे ये भी बढ़ रहा है, तो इसे घटाने पे ये भी घटेगा। तो बताइए दोनों के बीच में कौन सा संबंध हो गया? समानुपाती का। राउल्ट के नियम के अनुसार जो विलयन का वाष्प दाब है PA वो समानुपाती हो गया विलायक के मोल प्रभाज यानी XA के। बात समझ में आ गई इतनी? विलायक की मात्रा बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ रहा है विलयन का, और यही चीज़ राउल्ट ने हमसे बोल दी कि भाई विलायक की मात्रा यानी विलायक का मोल प्रभाज और विलयन के वाष्प दाब में दोनों में कौन सा संबंध होगा? बताइए ज़रा, दोनों के बीच में कौन सा संबंध होगा? समानुपाती का। मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे मैं किसका सहारा ले रहा हूँ? मोल प्रभाज का। मोल प्रभाज की मदद से हम विलायक की मात्रा को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो कि आपको ये सब दिमाग भी नहीं लगाना है ज़्यादा, वैसे आप लोग दिमाग ज़्यादा लगाने से कतराते हो, पता है मुझे, ठीक है, तो अगर जैसे ज़्यादा नहीं सोचना है इस बारे में तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस सब चीज़ को कुछ ज़्यादा ध्यान में ना रखें, आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि PA समानुपाती XA, ठीक है, कि PA समानुपाती होता है XA के। ये एक लाइन अगर आपको याद है तो आपको राउल्ट का पूरा स्टेटमेंट याद है कि PA यानी विलयन का वाष्प दाब समानुपाती होता है विलायक के मोल प्रभाज यानी XA के। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि PA मतलब क्या और XA मतलब क्या। यही हमने परिभाषा में लिखा है कि ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील विलय है वो उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज यानी XA के समानुपाती होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताएं ज़रा, अगर मैं ये समानुपाती का निशान हटा दूं, हमें पता है भाई समानुपाती का निशान हटाते हैं तो क्या आता है? बोलो, स्थिरांक आता है ना। समानुपाती का निशान हटा के बराबर का लगाया तो स्थिरांक आया K। समीकरण नंबर 1 ये हो गया हमारा समीकरण 1, जहां जो K है वो एक स्थिरांक है।
जहां के एक स्थिरांक है। ठीक, इतना नोट करें आप। अनंत तनुता पर अब आगे का डेरिवेशन हम कर रहे हैं अनंत तनुता की स्थिति को लेकर। अब सबसे पहले तो आप लोग अनंत तनुता का मतलब समझ लीजिए कि अनंत तनुता कहते किसको है। ठीक है, देखिए अनंत तनुता मतलब होता है ऐसी स्थिति जिसमें विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो विलय से, यानी विलय की मात्रा इतनी कम है कि लगभग हम इसको नगण्य मान सकते हैं। नगण्य मतलब आप समझते हो ना के बराबर। तो अगर विलायक बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर विलय बहुत कम है तो उस स्थिति में जो विलयन बनेगा वो बहुत ज़्यादा तनु बनेगा। बहुत ज़्यादा तनु यानी बहुत ज़्यादा पतला, और इसी स्थिति को हम बोलते हैं अनंत तनुता। बात समझ गए आप? अनंत तनुता किसको बोलते हैं? जब विलयन बहुत ज़्यादा पतला बना हुआ हो, बहुत ज़्यादा तनु विलयन तैयार हो। बहुत ज़्यादा तनु विलयन कब तैयार होगा? जब विलायक की मात्रा विलय की मात्रा से बहुत ज़्यादा अधिक होगी। विलायक विलय की तुलना में इतना ज़्यादा है कि विलय को लगभग हम क्या मान सकते हैं? नगण्य। और अगर ये स्थिति हम ले लें तो उस स्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि P नॉट A ग्रेटर देन होता है PA से। ये चीज़ हमें पता है ना, P नॉट A यानी विलायक का वाष्प दाब। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको विलायक का वाष्प दाब, और PA यानी विलयन का वाष्प दाब। ठीक, और ये चीज़ मैंने लास्ट क्लास आपके लिए पढ़ाई थी कि विलयन का वाष्प दाब कम होता है विलायक के वाष्प दाब से। लेकिन अगर मैं अनंत तनुता की स्थिति लूँ कि विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा है विलय से, और विलय को हम लगभग क्या मान लें? नगण्य। नगण्य मान के हम इस विलय को हटा ही दें, तो उस स्थिति में मैं ये बोल दूंगा कि P नॉट A यानी विलायक का वाष्प दाब और PA यानी विलयन का वाष्प दाब लगभग क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? अरे आप लोग याद कीजिए ज़रा, जो शुद्ध विलायक था, शुद्ध विलायक जो था, शुद्ध विलायक में वाष्प ज़्यादा बन रही थी। ठीक है, वाष्प ज़्यादा बन रही थी तो वाष्प दाब भी कैसा था? ज़्यादा। जबकि विलयन में वाष्प, जैसे मैंने ये ले लिया शुद्ध विलायक, और शुद्ध विलायक में वाष्प ज़्यादा बन रही थी तो वाष्प दाब भी ज़्यादा था। लास्ट पढ़ा है हमने लास्ट क्लास में। और विलयन जो था, विलयन में वाष्प कम बन रही थी। विलयन में वाष्प कम किस लिए बन रही थी बताइए ज़रा? विलयन में वाष्प बन रही थी लेकिन कम बन रही थी। लेकिन ये विलयन में वाष्प कम बनने का कारण क्या था? अवाष्पशील विलय। इसी अवाष्पशील विलय के कारण ही विलयन में वाष्प कैसी बन रही थी? कम। इसमें कम बन रही थी इसके कारण, और इसमें ज़्यादा बन रही थी क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन स्थिति क्या ले रहे हैं हम? अनंत तनुता की, जिसमें हम विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं विलय से, और विलय को लगभग क्या मान लें? नगण्य। तो अगर विलय को नगण्य मान लूँ, यानी इस स्थिति में अवाष्पशील विलय उपस्थित नहीं है, और है भी तो ना के बराबर लगभग नगण्य, तो उस स्थिति में अवाष्पशील विलय अगर यहाँ पे उपस्थित नहीं है, मैंने उसको नगण्य मान लिया, तो विलयन में भी इतनी ही वाष्प बनेगी ना। आप बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पे वाष्प ज़्यादा थी और यहाँ पे वाष्प कम थी, और उसका कारण क्या था? यहाँ पे उपस्थित अवाष्पशील विलय। लेकिन अवाष्पशील विलय को लगभग मैं क्या मान लूँ? नगण्य। और क्यों मान लिया नगण्य? क्योंकि मैं स्थिति कौन सी ले रहा हूँ? अनंत तनुता की, जिसमें विलायक बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ और विलय बहुत कम, लगभग नगण्य के बराबर। तो अगर मैं विलय को लगभग नगण्य के बराबर लूँ और इसको मैं नगण्य मान के हटा दूँ, तो उस स्थिति में यहाँ पे भी विलय नहीं है। विलय के वजह से ही वाष्प कम बन रही थी। अब अगर वो है ही नहीं है या उसको मैंने नगण्य मान लिया है, तो उस स्थिति में यहाँ पे भी उतनी ही वाष्प बनेगी जितनी यहाँ बन रही थी। तो लगभग दोनों का जो वाष्प दाब था, इसके वाष्प दाब को मैंने P नॉट A से और इसके वाष्प दाब को मैंने PA से प्रदर्शित किया था।
यहाँ पे वाष्प कम बन रही थी तो ये कम था, और यहाँ पे वाष्प ज़्यादा बन रही थी तो ये ज़्यादा था। यहाँ पे वाष्प अवाष्पशील विलय की वजह से कम बन रही थी, जिसको मैंने अनंत तनुता की स्थिति में नगण्य मान लिया है। तो इस स्थिति में यहाँ पे भी वाष्प इतनी ही बन रही है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, P0A और PA। लेकिन ये दोनों कब बराबर होंगे? जब स्थिति कौन सी लेंगे हम? अनंत तनुता की। मतलब विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा लेंगे विलय से, विलय की मात्रा इतनी कम लेने वाले हैं कि उसको हम नगण्य मान के हटा देंगे। बात समझ में आ गई इतनी आपको? बोलो। अनंत तनुता की स्थिति इधर ही लगा रहा हूं मैं, आगे तक नहीं लेके जाएंगे हम इसको, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि P0A बराबर आ गया PA के, लेकिन कब? जब ये स्थिति ली, ठीक। दूसरा, अब आपको पता है, मैंने सिखाया है XA प्लस XB इज इक्वल टू कितना होता है? 1। XA मतलब विलायक का मोल प्रभाज, और XB यानी विलय का मोल प्रभाज, ये तो हमें पता है ना। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। किसी को ये चीज़ नहीं पता कि कैसे आई है तो वो मोल प्रभाज का लेक्चर पढ़ ले जाके, ठीक है ना, मैंने पढ़ाया हुआ है। विलायक का मोल प्रभाज और विलय के मोल प्रभाज को जोड़ते हैं तो सदैव कितना आता है? 1। लेकिन अगर हम स्थिति ले रहे हैं अनंत तनुता की, तो उस स्थिति में हम विलय को तो क्या मान रहे हैं? नगण्य। विलय को अगर नगण्य मान रहे हैं तो ये चीज़ हटा देंगे हम। भाई विलायक की तुलना में अगर मैं विलय को नगण्य मान रहा हूँ तो ये चीज़ हटा देने वाला हूँ। तो अगर ये चीज़ हटा दूँ तो उस स्थिति में x से बराबर ही क्या आ जाएगा? 1। बात समझ में आ गई? हमने विलय के मोल प्रभाज को क्यों नहीं लिया, क्यों हटा दिया? क्योंकि विलय बहुत ज़्यादा कम है, उसको नगण्य मान के हटा दिया, ठीक है। तो इस स्थिति में x से बराबर ही कितना आ गया? 1। तो अनंत तनुता से मैंने दो स्थिति निकालनी, एक तो P0A बराबर कर लिया PA के, और x से बराबर कर लिया 1 के। इतना नोट करो आप। अब अगर मैं देखूं समीकरण 1 से, तो बताइए ज़रा समीकरण 1 क्या है? बताओ। PA बराबर, बोलो, KXA, यही था समीकरण 1। अगर मैं समीकरण 1 में अनंत तनुता से प्राप्त स्थितियों को रख दूं, अनंत तनुता से प्राप्त स्थितियां मतलब PA की जगह पे क्या रख दूं बताओ मैं? P0A। हमने अनंत तनुता से प्राप्त स्थितियों में देख लिया है ना कि P0A और PA दोनों हमने क्या लिख लिए थे? बराबर। लेकिन ये कब हो सका? जब हमने क्या लगाया? अनंत तनुता, ठीक है ना। तो उसी स्थिति में ये चीज़ संभव है, ठीक। तो मैं PA की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? P0A, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और K इंटू XA की जगह पे कितना लिख सकता हूँ बताइए ज़रा? 1। अनंत तनुता की स्थिति में x से बराबर कितना निकाल लिया था? 1, अभी निकाला था हमने। तो बताइए XA की जगह पे रख लिया 1 और PA की जगह पे रख लिया P0A, तो उस स्थिति में क्या आ जाएगा? P0A बराबर K। K क्या है? स्थिरांक, ठीक। ये ले लिया मैंने समीकरण 2, ठीक है। अब आप मुझे ज़रा बताइए, P0A यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर K यानी स्थिरांक, मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब स्थिर होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में। आगे बढ़ते हैं, समीकरण 2 निकाल लिया हमने। बताइए समीकरण 2 क्या कैसे निकाला हमने? समीकरण 1 में हमने मान रखे अनंत तनुता से प्राप्त मान, अनंत तनुता की स्थिति लगाई थी। उस स्थिति में हमने PA के बराबर में P0A और XA की बराबर में 1 कैसे आया था वो देख लिया, उनके मान रख दिए, तो समीकरण 2 आ गया हमारे पास, ठीक। अब यहाँ तक ही अनंत तनुता की स्थिति लगाई है हमने। अब हम अनंत तनुता की स्थिति नहीं लगाएंगे, अब आगे हम नॉर्मल देखने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो आप? अनंत तनुता की स्थिति लगाई थी यानी विलय की मात्रा बहुत कम ली थी, तब तो हमने कौन सा समीकरण निकाल लिया? 2। तो यहाँ तक तो अनंत तनुता की स्थिति लगानी थी, अब नहीं लगाएंगे। लेकिन आगे अब हम नॉर्मल कर रहे हैं, मतलब जब विलायक की मात्रा भी उपस्थित है और विलय की मात्रा भी उपस्थित है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या होता है? 1। अब यहाँ पे मैं XB को नहीं हटा रहा,
क्यों? क्योंकि यहाँ हम अनंत तनुता की स्थिति को यहाँ तक ही लगा रहे हैं, बस इसके आगे नहीं लगा रहे, ठीक है। अनंत तनुता की स्थिति समीकरण 2 तक ही। अब XA प्लस XB इक्वल टू 1, ये चीज़ हमें पता है बहुत अच्छे से। ये XB यहाँ पे किस में है? प्लस में। इस प्लस वाले XB को उठा के यहाँ लेके जाऊँगा तो किस में हो जाएगा बताओ? अरे बोलो ना, प्लस वाला इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा ना। तो XA ये इधर उठ के गया तो 1 माइनस XB, ये ले लिया मैंने समीकरण 3, ठीक। अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूँ कि अगर मैं मिला दूँ समीकरण 1, 2 व 3 से, मैं तीनों समीकरणों को एक साथ सम्मिलित रूप से मिला रहा हूँ, ठीक है, 1, 2 और 3 को। चलो समीकरण 1 लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले। क्या है समीकरण 1 बताओ? PA बराबर KXA, यही है ना समीकरण 1। सबसे पहले हमने इसी को लिखा था, समीकरण 1 ही निकाला था हमने। चलिए बताइए, समीकरण 1 में मैं समीकरण 2 और 3 से मान रखने वाला हूँ। तो समीकरण 1 को देखिए आप जरा। इस समीकरण 1 में मैं k की जगह पर समीकरण 2 से k का ये वाला मान रख सकता हूँ। k की जगह पे क्या लिखा जा सकता है बताओ? k बराबर क्या है? P नॉट A। तो k की जगह पे देखो, समीकरण 2 से k की जगह पे मैंने क्या मान रख लिया? P नॉट A। k की जगह पे क्या आ गया? P नॉट A। और समीकरण 3 से XA की जगह पर बताओ, समीकरण 3 से XA की जगह पे क्या लिखा जा सकता है बताओ? XA की जगह पे हम लिख सकते हैं ना, XA का मान क्या है? 1 माइनस XB। देखो समीकरण 2 से k की जगह पर मैंने k का मान रख दिया, और समीकरण 3 में XA की जगह पर ये वाला मान रख दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। PA बराबर P नॉट A, इसका अंदर गुणा कर दूं अगर मैं, बताओ 1 में गुणा करूंगा तो यही आ जाएगा। इसका इधर गुणा करूंगा तो बताओ क्या आएगा? बोलो। इसका इसमें गुणा करूंगा तो क्या आएगा? P नॉट A XB, ठीक है। P नॉट A का 1 में गुणा करा, यही आ गया। P नॉट A का XB में गुणा करा तो P नॉट A और XB को सम्मिलित रूप से लिख दिया, ठीक। अब देखो जरा, यहाँ पे ध्यान से देखना है इस स्टेप को। ये जो चीज़ है ये यहाँ पे माइनस में है, तो अगर इसको बराबर के इस तरफ उठा के लाऊंगा तो किस में हो जाएगी? प्लस में। और ये जो चीज़ है ये प्लस में है, इसको बराबर के उधर ले जाऊंगा तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस की। चलो तो इसको उठा के इधर लाते हैं, माइनस की थी तो ये किसकी हो गई? प्लस की, बराबर P नॉट A माइनस, ये चीज़ यहाँ प्लस की थी उधर गई तो किसकी हो गई? माइनस की। बोलो ये चीज़ आ गई ना? बात समझ में आ गई इतनी अच्छे से? देखो ना, इसकी और इसकी जगह बदल दी मैंने। इसको उठा के इधर ले आया इसकी जगह पर, इसको उठा के इधर ले गया इसकी जगह पर। ये चीज़ यहाँ माइनस की थी, यहाँ आई तो प्लस की हो गई। ये चीज़ यहाँ प्लस की थी, यहाँ आई तो माइनस की। इसको उठा के इधर ले आए, माइनस की हो गई। इसको उठा के इधर ले आए, ये प्लस की हो गई। अगली स्टेप बन गई। आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करो आप पहले। तो इतना हमने पढ़ लिया है कि P नॉट A बराबर P नॉट A इंटू XB बराबर P नॉट A माइनस PA। आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे देख के बताइए ज़रा, इधर इससे आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों आपस में किस में है? इनटू में। बोलो। अच्छा, ये दोनों इनटू में है, तो अगर इस चीज़ को उठा के, जो कि यहाँ पे इनटू में है, इधर लेके जाऊँगा तो किस में पहुँचेगी? ऑब्वियसली डिवाइड में। तो XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A। बोलो ये चीज़ आ जाएगी ना? कैसे आई ये चीज़? ये यहाँ पे इनटू में था, इसको उठा के इधर ले गए तो किस में पहुँच गया? डिवाइड में। P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A, ये आ गया ना? बोलो। ठीक है, इसको उठा के डिवाइड में ले गए तो ये वाला स्टेप आ गया। इसी को ले लेता हूँ मैं इक्वेशन 4। अब यहीं तक हमारे बोर्ड में राउल्ट्स लॉ पूछा जाता है, ठीक है ना। मतलब अगर आपके लिए प्रश्न पूछा जाए कि राउल्ट का नियम क्या है, इसकी गणितीय व्याख्या कीजिए या राउल्ट के नियम को विस्तार से समझाइए, तो आपको यहीं तक ही करना है, समीकरण 4 तक। और मैं आपको बता दूं कि इससे एक अलग तरह से क्वेश्चन भी पूछा गया था। देखिए, जो XB है ना, बताओ XB क्या है?
बोलो, पता होना चाहिए हमें। XB यानी विलय का मोल प्रभाज्य। और ये क्या है बताइए, P नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई P नॉट ए। ये क्या है, लास्ट क्लास पढ़ा है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। याद है ना आपको, ये चीज ही लास्ट क्लास पढ़ी है हमने। इसी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और XB मतलब क्या होता है, विलय का मोल प्रभाज्य। ठीक है, तो समीकरण 4 में हमारे लिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था बोर्ड में, समीकरण 4 से मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको कि उन्होंने कहा था कि सिद्ध कीजिए कि विलय का मोल प्रभाज्य बराबर होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के। यानी ये जो समीकरण 4 है ना, इसे सिद्ध करने को बोला था उन्होंने बोला था कि XB बराबर ये चीज़ है तो इसको सिद्ध कीजिए कि विलय का मोल, सिद्ध कीजिए विलय का मोल प्रभाज्य बराबर होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के। ऐसा प्रश्न पूछा गया था बोर्ड में। ठीक है, तो फिर यहीं तक करना था समीकरण 4 तक। ठीक है ना। और अगर आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाए कि राउल्ट का नियम लिखिए समझाइए, तो भी आपको इतना ही करना है। ठीक है, देखिए राउल्ट का नियम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इस साल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और आपके लिए बोर्ड में पूछा भी जा सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा आप। ठीक है ना। हमने बहुत आसानी से किया, समीकरण 1 निकाल लिया सबसे पहले तो परिभाषा की सहायता से, अनंत तनुता की स्थिति लगा के समीकरण 2 निकाल लिया, और फिर जो नॉर्मल x से प्लस XB करके समीकरण 3 निकाला। तीनों समीकरणों को हमने जब सम्मिलित किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, है ना। और यही हमें सिद्ध करनी थी और इतना ही हमें करना था, और यही है हमारा राउल्ट का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आगे के जो कंसेप्ट हैं वो भी इसी पे बेस्ड चलने वाले हैं, बहुत सी जगह पे ये काम में आने वाला है। तो आपके लिए इस लेक्चर को बड़े ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है, और जो आगे के क्लासेस हैं वो भी रेगुलरली पढ़िए, लेकिन आज के लिए इतने ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।